अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बेटा एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर जो था। और आज उसके एमसीक्यूज करते हैं। बेटा ये जो पहला एमसीक्यूज है ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ज़रा ये रीड आउट करें ज़रा। द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ऐसा एमसीक्यू बोर्ड में आए और आपको ऑप्शन क्या दिया जाएगा? नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग एमसीक्यूज है, मिस प्रिंट हुआ है ये। आप ज़रा देखें कि डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, ये कैसे इक्वल हो सकता है ए क्रॉस बी के? क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और ए डॉट बी जो है वो एक स्केलर है। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल है। स्केलर और वेक्टर कभी इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, अगर ये इस एमसीक्यूज में एक वर्ड अगर ऐड कर दिया जाता, द एंगल एट विच मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिकम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड इनकी इक्वल हो सकती है क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब है जस्ट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किस एंगल पे बेटा इक्वल होगी? एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। बीटा इज द राइट ऑप्शन। कैसे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दें। कॉस 45 डिग्री पे क्या होता है? ये होता है 1/√2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा AB√2। बिल्कुल इसी तरह ए क्रॉस बी, ए बी साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री पर भी क्या मिलेगा? 1/√2। तो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा AB/√2। तो दोनों की देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है किस एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। आई होप ये एमसीक्यूज आपका क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है द प्रोजेक्टाइल गेन इट्स अ मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ अ 90 डिग्री डेल्टा। कैसे? हाइट का फार्मूला हमने पढ़ा था, VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2G। अब साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा वन कब होगा? 90 डिग्री के एंगल पे वन होगा, और जब ये वन यानी कि मैक्सिमम वैल्यू देगा तब हाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसका ऑप्शन बनता है डेल्टा। 2.3 द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ मैक्सिमम इफ दे आर पैरेलल। बीटा इज द राइट ऑप्शन। बीटा इज द राइट ऑप्शन। कैसे बेटा? पैरेलल वेक्टर मीन यानी कि वो वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में हो। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनके दरमियान में एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो कॉस जीरो पे क्या होता है? कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। तो यहाँ पे ए डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा वो ए बी आएगा विच इज़ मैक्सिमम। इस तरह के अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपने कोशिश करना है कि उनको मैथमेटिकली प्रूव करें। खैर ये है तो एक एमसीक्यू सा, प्रॉपर्टीज़ में ये एमसीक्यूज, प्रॉपर्टी से एमसीक्यूज आया ये। ओके, 2.4 देखते हैं। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज द सेम फॉर द टू एंगल विच आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो पेयर्स ऑफ एंगल है जिन पे रेंज जो है वो सेम होती है। कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? θ1 θ2 दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। अगर तो 90 डिग्री के इक्वल आता है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और इन एंगल्स पे रेंज क्या होगी? सेम होगी। 2.4 2.4 है, 2.5 है। द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जी। हमेशा जो है वो एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन में तो वो जी ही होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का यूनिट क्या है बेटा? जो यूनिट मोमेंटम का होगा वही यूनिट इम्पल्स का होगा। तो इम्पल्स का यूनिट होगा न्यूटन सेकंड चार्ली। एक और होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट है 2.7 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वही फार्मूला। नेक्स्ट है रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स अ जर्नी देन इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग।
रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप इस नहीं समझ आ रहा तो बेटा मेरा रॉकेट प्रोपल्जन वाला लेक्चर सुने, उसमें मैंने लास्ट पे सिमुलेशंस यानी रॉकेट लॉन्च करके दिखाया और बताया है कि किस तरह से इक्वेशंस के थ्रू। देखिए हमने इक्वेशन जो ड्राइव की थी वो ये इक्वेशन थी, एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या था, रॉकेट का मास। तो रॉकेट का मास क्या होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा, तो इस वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट लास्ट 2.9, इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व। बेटा नो गेन एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और मोमेंटम ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो आई होप कि एमसीक्यूज तो क्लियर हो गए होंगे आपको। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट राइट हैंड रूल फॉर द टू वेक्टर्स विद रेफरेंस टू द वेक्टर प्रोडक्ट। जिस तरह से आप हैंडशेक करते हैं ना, तो जो फोर फिंगर्स होती हैं आपकी, वो उस पर्सन के सामने होती है जिस पर्सन से आपने हैंडशेक करना होता है। बिल्कुल इसी तरह ये फोर फिंगर्स आपने फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखनी है। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें ए वाला वेक्टर जो है ना वो पहला वेक्टर है। तो आपने ये जो फोर फिंगर्स हैं ये आपने ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखनी है और फिर इनको कर्ल करना है टुवर्ड द वेक्टर ऑफ बी। बी की डायरेक्शन में कर्ल करें। अगर ये एक्टिविटी करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका थंब है वो अपर इरेक्ट होगा। राइट हैंड आपने यूज़ करना, लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं करना आपने। तो आपका जो थंब होगा ना वो अपर शो करेगा, तो ये थंब की जो डायरेक्शन होगी ये शो करेगी तीसरे वेक्टर की। यानी ए क्रॉस बी से बनने वाला जो थर्ड वेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल आर क्रॉस एफ। आर पहला वेक्टर है, आर की डायरेक्शन में आप फिंगर्स रखेंगे और इसको कर्ल करेंगे फोर्स की डायरेक्शन में, तो इससे तीसरा जो बनने वाला वेक्टर होगा वो होगा टॉर। तो जो थंब होगा ना वो टॉर की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। आई होप ये पॉइंट समझ आए। और इसी तरह अगर आप बी क्रॉस ए करें तो अब आपने फोर फिंगर्स बी की डायरेक्शन में रखनी है। जब आप बी की डायरेक्शन में रखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो थंब होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें कि बी, ये देखें ये डायग्राम में ये शो किया हुआ है कि बी की डायरेक्शन में अगर फिंगर्स रखेंगे कर्ल करेंगे तो थंब जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, तो वेक्टर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। और अगर आप ए क्रॉस भी करेंगे इस फिगर में दिखाया गया तो फिर थंब की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो यही बातें जो है ना यहाँ पे मेंशन की हुई है, प्लेस ऑफ फोर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कर्ल इट टुवर्ड बी, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी मीन थर्ड वेक्टर। इफ बी क्रॉस है तो बी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखनी है और कर्ल करना है टुवर्ड द ए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। तो इम्पल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत लार्ज फोर्स फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम के लिए किसी बॉडी पे लगाते हैं तो फिर प्रोड्यूस होता है इम्पल्स। अब इसका रिलेशन मोमेंटम के साथ आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए अ, हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। टी को आप दूसरे साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। और ये जो एफ क्रॉस टी है ये तो इम्पल्स के इक्वल है ना। तो एफ क्रॉस टी की जगह अगर मैं इम्पल्स लिख दूं तो इम्पल्स और डेल्टा पी, ये इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन बन गया। तो मोमेंटम, सॉरी, मोमेंटम का रिलेशन, इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम का रिलेशन बन गया, नॉट मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इसके तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं बेटा। आई आई थिंक 8 to 9 डिफरेंस मैंने अपनी वीडियो में मेंशन किए हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, मींस कांस्टेंट रहेगी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल है। यहाँ पे इक्वल नहीं होगी, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और जब बॉडी कोलाइड करेगी तो कुछ एनर्जी जो है वो साउंड में और हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बॉल को आप वॉल पे थ्रो करें, दीवार की तरफ थ्रो करें,
तो बॉल जाएगी हाई स्पीड से, लेकिन जब कोलाइड करेगी वॉल के साथ तो कुछ एनर्जी उसकी डिसिपेट हो जाएगी। जब वो बॉल रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी आपके पास, तो उतनी स्पीड से नहीं आएगी जितनी स्पीड से आप थ्रो करेंगे। और बेटा यहाँ पे जो इलास्टिक कोलिजन है वहाँ पे टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। बॉडी जैसे दो कार्स आपस में स्ट्राइक करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो अब जो डिफॉर्मेशन होगी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। तो ये कौन सी एग्जांपल होगी इन इलास्टिक कोलिजन्स की। तो बॉडीज इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज सेपरेटेड आफ्टर कोलिजन, जैसे ही कोलिजन हुई फौरी तौर पे सेपरेट हो जाएंगे। और जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज जो है ना वो कांटेक्ट में रहेंगी, स्टिक टुगेदर हो जाएंगी, जैसे कार्स कोलिजन के बाद स्टिक हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल में इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल में हम न्यूटन क्रैडल को मेंशन कर सकते हैं। और इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो कार की कोलिजन है। मेजरली जितनी भी कोलिजन है यूनिवर्स की, एक्सेप्ट गैस मॉलिक्यूल कोलिजन की, वो सारी की सारी इन इलास्टिक कोलिजन है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एंड न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो पहले तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन कर दें। तो ये होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब सेकेंड आपने इसी को प्रूव करना है, ठीक है। तो आप न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। जब बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि होगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब मैथ्स को अंदर मल्टीप्लाई करें, एम बी एफ माइनस एम बी आई डिवाइडेड बाई टी। टी को मल्टीप्लाई करें फोर्स के साथ, या आप एम वी एफ को पी एफ लिख लें, माइनस एम वी आई को पी आई लिख लें, ये डिवाइडेड बाई टी। इसको आप लिखें चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी। ये देखें, ये प्रूव हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम आल्सो स्टेट द कंडीशन अंडर विच इट होल्ड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये कहाँ कहाँ पे होल्ड करेंगे, कंडीशन देख लें ज़रा। सिस्टम का आइसोलेट होना लाजमी है, नेट एक्सटर्नल फोर्स का ज़ीरो होना भी लाजमी है, फिर जो इंटरेक्शन होंगी बिटवीन द ऑब्जेक्ट सिस्टम के अंदर, वो इंटरेक्शन टाइम शुड बी वेरी शॉर्ट, और ऑल इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंक्लूड इन द सिस्टम। अब कहाँ पे ये होल्ड नहीं करेंगे, इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होगी। जैसे कि आप फुटबॉल को किक करते हैं, तो आप बॉल को आपने किक किया, आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की, तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड नहीं करेगा। फिर जब किक करेंगे तो वहाँ पे बॉल पे एक्सटर्नल फोर्सेस के तौर पे जो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है वो भी एक्ट करेगी। तो ये जो सिस्टम है आपका, ये आइसोलेट नहीं है। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं मूविंग कार की। मूविंग कार जो कि एक्सेलेटेड कार है, वो स्लो होगी। क्यों स्लो होगी? फ्रिक्शन की वजह से एंड एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो यही तो दो फोर्सेस कार की स्पीड को लिमिट में रखती है, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होने देती। थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इफ द अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो अगर फ्री फॉल करेगा तो एयर रेजिस्टेंस वहाँ भी एक्ट करेगी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा था, वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। रेंज मैक्सिमम तब होगी जब साइन टू थीटा इज इक्वल टू हो 1 के। अब हमने थीटा निकालना, साइन को दूसरे दूसरी साइड पे ले जाए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा? ये होगा 90 डिग्री के। तो 2 थीटा 90 डिग्री। थीटा निकालना है, 2 को दूसरी साइड पे ले जाओ, और 90 के साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 45 डिग्री, विच मीन कि 45 डिग्री के एंगल पे रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। नेक्स्ट है 2.7, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू रीच अ मैक्सिमम हाइट। देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पढ़ा था कि वो टाइम है जब तक बॉडी जो है वो एयर में रहेगी, यानी कि
प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके लैंडिंग पॉइंट तक का जो टाइम है उसे आप टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। आपने ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्योंकि आपने तो बस वो टाइम निकालना है जिस पॉइंट पे बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। तो एक शॉर्ट मेथड है। हाँ, अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं तो बेटा जिस तरह हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की क्वेश्चन ड्राइव की थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, मैं ये डायरेक्ट करूँगा। और अगर डिटेल चाहिए तो फिर आप वो लेक्चर सुन लें मेरा, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। तो इसमें हाइट जो है ना, एस, ये ज़ीरो हो जाएगा। वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास वी आई साइन थीटा, साथ में टी, यहाँ पे माइनस लगेगा, हाफ जी टी स्क्वेयर। एक फैक्टर को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा वी आई साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, ये स्क्वेयर ये टी के साथ कैंसिल, तो वी आई साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी। अब आप कहेंगे कि सर ये माइनस का साइन कैसे आया, ये हाइट ज़ीरो कैसे आई। हमने इसको जो है ना वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सोल्व किया था। ये वी आई वर्टिकल वेलोसिटी, तो एस वाई जो है ना वर्टिकल डिस्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पर ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर। मैं होल टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल रहा हूँ। तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे फॉल कर गई, तो वर्टिकल डिस्टेंस तो इसने कोई कवर नहीं किया, दोबारा ग्राउंड पर आ गई, तो वर्टिकल डिस्टेंस ज़ीरो आ गया। फिर ये प्लस की जगह माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमने जब भी ग्रेविटी की डायरेक्शन निकालनी है तो विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी, इस वजह से ये माइनस का साइन आया। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने टी निकालना था ना। तो जब हम टी निकालेंगे, टी को सब्जेक्ट बना लें यहाँ पे, टी को सब्जेक्ट बनाए तो टू दूसरे पे चला जाएगा, ये हो जाएगा टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ये देखें, ये होल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो अगर आपने मैक्सिमम हाइट पे जाना है तो आप इसको क्या करें, टू के साथ डिवाइड कर दें। तो जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम आएगा वो आएगा वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट वाला लेक्चर अगर आप सुने तो वहाँ में मैंने इसको प्रॉपर डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि जितना टाइम आपको ऊपर जाते हुए लगेगा उतना ही टाइम आपको नीचे आते हुए लगेगा। तो बेसिकली ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये दो टाइम है, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये टाइम ऊपर जाते हुए और ये टाइम ऊपर से नीचे आते हुए, दोनों टाइम इक्वल होंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और जब मैक्सिमम हाइट, वो रिलेशन ये वाला है। ठीक है, होल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो टू भी लगाना है आपने, और अगर जस्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा जाए तो फिर टू नहीं लगाना। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा 2.8, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 800। नहीं बेटा, मैक्सिमम रेंज, चले पहले मैक्सिमम रेंज का फार्मूला तो यहाँ पे ड्राइव करें ना। रेंज का फार्मूला था वी आई स्क्वेयर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैक्सिमम रेंज तब होगी जब साइन टू थीटा वन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला फिर क्या बना, वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि साइन टू थीटा, थीटा 45 डिग्री होगा तो साइन टू मल्टीप्लाई बाई 45 90, साइन 90 पे वन, तो साइन टू थीटा जो है ख़त्म हो गया। ये रेंज मैक्सिमम का फार्मूला आएगा वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है जी 800 मीटर। अब हाइट का फार्मूला ज़रा देखें। अच्छा, फाइंड द हाइट, हाइट पूछी हुई है आपसे। हाइट का फार्मूला था वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब मुझे बताएं कि ये देखें, ये वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी ये क्या है। ये तो आर मैक्सिमम के इक्वल है, तो ये फार्मूला बनेगा आर मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आर मैक्सिमम की वैल्यू थी 800, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या गिवन थी आपको, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री और ये साथ में स्क्वायर। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन 60 डिग्री पे क्या होता है बेटा, अंडर रूट 3/2। साइन 60 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3/2, और इसका स्क्वायर लेंगे, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 300, 300 मीटर। तो ये आपकी आ जाएगी हाइट। अब बेटा हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन रह गए हैं, इन्हें भी कर लेते हैं साथ ही साथ। 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज अ हंटर एमिंग अ बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड
इसकी रीज़न क्या है बेटा? कि हंटर जब निशाना बांधता है किसी बर्ड का जो कि ट्री में बैठा हुआ है, तो उसका जो टारगेट है वो मिस हो जाता है। कब मिस होगा? अगर वो डायरेक्टली हिट करेगा बर्ड को। उसकी रीज़न क्या है कि जो हंटर का जो बुलेट है वो पैराबोलिक पाथ बनाएगी। मींस अगर बर्ड ये है और वो इस तरह से निशाना बांधता है, तो उसका जो उसकी जो बुलेट होगी वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाएगी, तो मिस हो जाएगा टारगेट ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये मैंने मेंशन किया है इसका आंसर। द हंटर मिसेस बिकॉज द बुलेट फॉलो अ पैराबोलिक पाथ ड्यू टू अ ग्रेविटी। तो एक्सप्लेनेशन में आप ये वाला फार्मूला मेंशन कर सकते हैं। हंटर एम्स डायरेक्टली एट द बर्ड, द बुलेट ड्रॉप अ वर्टिकली ड्यूरिंग अ फ्लाइट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करेगी। नेक्स्ट है मेरा 2.2 है, पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ अ सैंड डज नॉट हर्ट मोर एज कम्पेयर टू द पर्सन फॉलिंग ऑन अ कंक्रीट। यानी दो पर्सन है, एक पर्सन सैंड पे गिरता है और दूसरा पर्सन कंक्रीट फ्लोर पे गिरता है, लेकिन जो सैंड पे जो गिरेगा पर्सन उसको पेन कम होगी। क्यों कम होगी बेटा? बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। सैंड का जो फ्लोर होगा वो टाइम ऑफ कोलिजन को क्या कर देगा बेटा? ज़्यादा कर देगा, जिससे फोर्स क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और जो कंक्रीट है वहाँ पे टाइम ऑफ कोलिजन जो होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, कम होगा, जिससे फोर्स क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। क्वेश्चन को एक्सप्लेन ऐसे करना है बेटा आपने, बिकॉज द टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट फोर्स रिड्यूस इन द सैंड फ्लोर। तो सैंड जो है वो इज़ अ कंप्रेसिबल एंड एक्सटेंड द टाइम ऑफ अ कोलिजन एज कम्पेयर टू द कंक्रीट फ्लोर। ये बेटा क्वेश्चन आपको तभी ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा, उसकी शॉर्टली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। क्योंकि वो ये सारी बातें जो है ना वो रिपीट हो रही हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ बर्ड फ्लाई इन द एयर। एयर में बर्ड फ्लाई क्यों करते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, birds fly by creating an upward lift force greater than their weight। यानी जब वो पर जो है ना वो अपने फरफराते हैं तो लिफ्ट फोर्स क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन होगा और उसके रिएक्शन की बेस पे। तो बर्ड फ्लैप विंग टू पुश एयर डाउनवर्ड क्रिएटिंग अ लिफ्ट ड्यू टू अ न्यूटन थर्ड लॉ। यानी वो एयर को डाउनवर्ड पुश करेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में एक लिफ्ट फोर्स उनकी बॉडी पे एक्सर्ट होगी, और वही लिफ्ट फोर्स जो है वो उनको फ्लाई उड़ने में उनकी हेल्प करेगी। तो thus birds can fly by generating a sufficient lift and thrust which are achieved through a flapping their wings in flight। सो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, यहाँ पे डिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस फॉर विच द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल आर। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल या उनके दरमियान में रिलेशन बताना है। पहला रिलेशन वो मेंशन करता है कि वेलोसिटी ज़ीरो, यानी एक ऐसा सर्कमस्टांस बताएं, एक ऐसा सिनेरियो बताएं कि जिस सिनेरियो में वेलोसिटी क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है कि अगर आप किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। लेकिन एक्सेलरेशन तो ज़ीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन तो जी के इक्वल होता है, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको एक्सप्लेन, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन व्हेन थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड देन एट अ मैक्सिमम हाइट velocity is equal to zero but acceleration is equal to g। सेकेंड सिनेरियो, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए बट v इज़ नॉट ज़ीरो। तो ऐसा कब होगा? एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज। अगर वेलोसिटी का चेंज ही ना हो, मींस अगर एक कार है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो अब उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में वेरिएशन ही नहीं आ रही। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं, परपेंडिकुलर टू वन अनदर। एक कैसा सिनेरियो है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट, जब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? टुवर्ड द सेंटर, दैट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। फिर हमने एक और सिनेरियो पढ़ा था पैराबोलिक ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो आप मेंशन कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
2.5 describe briefly effect of air resistance on the range and a maximum height of the projectile। तो बेटा रेंज भी डिक्रीज हो जाएगी और हाइट भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो मोशन को क्या करती है बेटा, ओपोज करती है। तो एयर रेजिस्टेंस रिड्यूसेस बोथ द रेंज एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एयर रेजिस्टेंस अपोज द मोशन, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उसकी मोशन को अपोज करेगा। मीन्स अगर विदाउट एयर रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो सपोज करें कि ये रेंज है और ये हाइट है, लेकिन अगर आप एयर रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो फिर रेंज भी रिड्यूस होगी और हाइट भी रिड्यूस हो जाएगी। ये देखें, अब इस सिनेरियो में ये जो बी वाला केस है इसमें हाइट भी कम हो गई और रेंज भी कम हो गई ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कोई आप में आपके, तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज अच्छे से समझ आ गए होंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।